हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी हब पन्ना। आज हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। हमारा कंप्लीट चैप्टर है आर्टिकल्स। ये आपके एकेडमिक इंग्लिश में बहुत काम आएगा और कॉम्पिटिटिव में, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आर्टिकल हमारे तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन, द और क्या कहलाते हैं? हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये किसके पहले यूज होते हैं? ये दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। ये नाउन्स के पहले इस्तेमाल होते हैं। किसके पहले इस्तेमाल होते हैं? नाउन के पहले। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आर्टिकल टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल क्या हैं? काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन कौन सा होता है हमारा? दो टाइप के आर्टिकल होते हैं हमारा, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो होता है ए और एन। ठीक है ना। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? ए और एन होता है, जो कहीं ना कहीं किसका सेंस देता है? एक का सेंस देता है। किसका सेंस देता है? एक का। तो यानी कि ये अगर एक का सेंस देता है तो कहीं ना कहीं ये किस नाउन के आगे लगने वाला है? ये लगने वाला है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। किसके आगे लगने वाला है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। क्योंकि आप समझो कि ये जो ए और एन है ये किसका सेंस देता है? वन का सेंस देता है। किसका सेंस देता है? वन का। राइट। तो ये हमारा किस कैटेगरी में रखा गया है? इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में रखा है। जब नाउन क्या हो? इंडेफिनिट हो। आप यहाँ पर समझो किसके पहले यूज होते हैं? ये दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। ये नाउन के पहले यूज होते हैं। किसके पहले यूज होते हैं? नाउन। और नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। जिस चीज़ को हम क्या दे देते हैं? नाम दे देते हैं, वो क्या बन जाता है? हमारा नाउन बन जाता है। जैसे कोई भी शब्द है उसको मैंने क्या दिया? नाम दे दिया। जैसे मान लीजिए मैंने किताब को बोला बुक। जैसे आप बुक बोलते हैं तो बुक जो चीज़ दिखाई दे या जो चीज़ महसूस कर सकते हैं हम या छू सकते हैं वही क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। ठीक है ना। जो चीज़ दिखाई दे या जिस चीज़ को हम क्या कर सकें? टच कर सकें और फील कर सकें, वो क्या कहलाती है? हमारी नाउन कहलाती है। तो ऐसे हमने 5 कैटेगरी में नाउन को डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी वो कैटेगरी हैं? फर्स्ट होती है हमारी प्रॉपर नाउन, सेकेंड होती है हमारी कॉमन नाउन, थर्ड होती है हमारी कलेक्टिव नाउन, एंड फोर्थ होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड फिफ्थ होती है हमारी मटेरियल नाउन। PCCMA। PCCMA से क्या मतलब है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना। इन सभी को अपन अगले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी समझते हैं कि जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या देख सकते हैं वो नाउन है, और उसको हमने क्या दिया है? नाम दिया है। नेमिंग वर्ड, किसी चीज़ को नाम देना ही क्या है? नाउन बनाना है, उसे नाउन की कैटेगरी में रखना है। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने कोई किताब है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बुक बोलते हैं। तो यानी कि बुक क्या हुआ हमारा? बुक का पार्ट्स ऑफ स्पीच का हुआ कि बुक क्या है? नाउन है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि बुक नाउन है तो इसके पहले क्या लग सकते हैं? आर्टिकल लग सकते हैं। ए एन द लगेंगे किसके पहले? ए एन और द किसके पहले लगेंगे? नाउन के पहले लगेंगे। ये चीज़ समझनी है कि जिस शब्द के पहले आर्टिकल लगना है वो शब्द क्या होना चाहिए? वो शब्द एक नाउन होना चाहिए इंग्लिश में, तभी क्या कर सकते हैं? हम आर्टिकल लगा सकते हैं उसके पहले। ठीक है ना। जैसे यहाँ बुक के पहले हमने लगाया आ बुक। क्या लगाया? आ बुक। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक किताब। क्या हुआ? एक किताब। जैसे मैंने यहाँ लिखा एन एप्पल। क्या बोला? एन एप्पल। ठीक है। तो एप्पल के पहले एल लगने का मतलब है कि एक एप्पल। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो ए और एन होता है वो किसका सेंस देता है? वन का सेंस देता है, यानी कि एक का सेंस देता है। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं। आगे जो यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे, जो यहाँ पे काइंड्स ऑफ आर्टिकल है, काइंड्स ऑफ आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन सा होता है? ए और एन होता है। और डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? जो नाउन को डेफिनिट बनाता है। नाउन को इम्पोर्टेंस देने के लिए हम क्या करते हैं? नाउन को बहुत इंपॉर्टेंस देने के लिए हम उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है ना।
तो ये कौन सा आर्टिकल कहलाता है? डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, निश्चित आर्टिकल कहलाता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल से क्या मतलब हुआ? इनडेफिनेट आर्टिकल से मतलब हुआ अनिश्चित आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल से क्या मतलब हुआ? इनडेफिनेट आर्टिकल से मतलब हुआ अनिश्चित आर्टिकल, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। देखिए जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज्ड किसके लिए होता है? यूज्ड फॉर अनसर्टेन पर्सन और थिंग। अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए यूज होता है, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है इनडेफिनेट आर्टिकल? अनिश्चित वस्तु या व्यक्तियों के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप देखो, आई सॉ एन ओल्ड लेडी। अब यहाँ ओल्ड लेडी को मैंने देखा, अब कौन है ये ओल्ड लेडी? अनिश्चित है, तो यानी कि ये लेडी क्या है हमारे लिए? अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। तो इसलिए हमने किस आर्टिकल का यूज किया? यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है कि जो ए एन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, यानी कि वो नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और अपने आप में क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ए एन का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा? आई सॉ एन ओल्ड लेडी, मैंने एक बूढ़ी लेडी को क्या किया? देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो लेडी कौन है कुछ पता नहीं है, अनिश्चित है। किसी भी लेडी को देखा उसने, तो उसके लिए वो लेडी क्या हो गई? ओल्ड लेडी क्या हो गई? अनिश्चित हो गई। तो हम किस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। जो कुत्ता है, जो एक कुत्ता है वो रात को क्या करता है? भौंकता है। अब ये एक कुत्ता से क्या सेंस मिल रहा? एक डॉग से क्या सेंस मिल रहा? कि मतलब कोई एक डॉग है, पता नहीं है कौन है वो, ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। एक डॉग किसका सेंस दे रहा है? एक डॉग इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, अनिश्चितता शो कर रहा है। इसलिए हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे यहाँ पे? अनिश्चित आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है ना। और आगे समझते हैं। अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल क्या कहलाता है। डेफिनेट आर्टिकल से मतलब होता है जब हम चीज़ों को, यानी कि नाउन को हम निश्चितता प्रदान करते हैं या निश्चितता देना होता है हमें, तो हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। ये किसके लिए होता है? यूज्ड फॉर डेफिनेट या सर्टेन पर्सन और थिंग, यानी कि डेफिनेट पर्सन और किसी भी चीज़ या किसी वस्तु के लिए। सर्टेन पर्सन और सर्टेन थिंग्स से मतलब है इसका, ठीक है ना। किसी भी वस्तु या किसी भी डेफिनेट पर्सन या निश्चित पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, दिस इज द बुक विच आई हैव बॉट। दिस इज द बुक विच आई हैव बॉट। अब यहाँ पे डेफिनेट किया जा रहा, बुक को क्या किया जा रहा? डेफिनेट, कि यह वही किताब है जो मैंने क्या की है? खरीदी है। विच आई हैव बॉट, यानी कि डेफिनेट हम कर रहे हैं, निश्चितता प्रदान कर रहे हैं। किसको? इस किताब को। तो यहाँ इसके पहले क्या लगा दिया? इसके पहले हमने लगा दिया द, यानी कि अब हमें निश्चितता प्रदान करना है, निश्चितता देना है, इसको डेफिनेट बनाना है इस किताब को। तो मैं ऐसे बोल रहा, दिस इज द बुक विच आई हैव बॉट, ये वही किताब है जो मैंने खरीदी है या खरीदी है। समझ रहा बात को? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बुक को निश्चितता प्रदान करें, तो हम किस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे? द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द हाउस इन विच सी लिव्स इन न्यू। ये वही घर है, ये वही घर है जिसमें वो अभी नई रहती है, ठीक है ना। ये वही घर है। द हाउस यानी कि यहाँ पे जो हाउस है उसको क्या किया जा रहा? उसको डेफिनेट किया जा रहा। क्या किया जा रहा? डेफिनेट किया जा रहा, ठीक है ना। तो हमें किस आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा? डेफिनेट करने के लिए द आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये इनडेफिनेट और डेफिनेट को समझने के लिए मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपको, आगे देखते हैं। अब हमें ये समझना है कि आर्टिकल को लगाते कैसे, हम कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए सेंटेंस में, किस जगह पर यूज करना चाहिए। मतलब पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पोजीशन ऑफ आर्टिकल से क्या मतलब है? पहले तो ये समझना है कि आर्टिकल लगते किसके पहले हैं। आर्टिकल लगेंगे किसके पहले? नाउन के पहले। किसके पहले? आर्टिकल लगने के लिए वो जो शब्द आया है उस शब्द को नाउन बनना पड़ेगा या वो नाउन होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं? हम आर्टिकल लगाएंगे। अगर वो नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि नाउन को इनडेफिनेट और डेफिनेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सी इज अ डांस, सी इज अ सिंगर, ठीक है ना। तो सिंगर क्या है? सिंगर हमारी नाउन है। क्या है? नाउन। तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल किसके पहले करेंगे? नाउन के पहले करेंगे। तो हो गया यहाँ पर सी इज अ सिंगर। एक और देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपने आप में क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात हो रही है और यहाँ पर क्या बोला गया है? सी इज अ जिंजर, वो एक क्या है? सी इज अ सिंगर, वो एक क्या है? सिंगर है। तो यानी कि आर्टिकल किसके पहले लगते हैं? आर्टिकल लगते हैं नाउन के पहले, ठीक है ना। अब और समझते हैं।
अगर नाउन के पहले कोई क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल लगाना पड़ता है। अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, ठीक है, जो क्या करता है, जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, जिसकी आपने डिग्रीज पढ़ी होंगी बचपन में। कंपैरेटिव डिग्री बनती है, ठीक है ना, और कौन सी डिग्री बनती है, सबसे पहले पॉजिटिव होती है, फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है, फिर कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला यहाँ गुड, तो गुड अपने आप में कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव। अगर इसकी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या बनेगी, बेटर बनेगी, ठीक है ना। अगर इसकी हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगी, बेस्ट बनेगी, राइट। ये भी चीज़ समझनी है कि आप जब सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है तो उसके पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, उसके पहले हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके बाद नाउन भी आई है तो, है ना। तो आर्टिकल की सेकंड पोजीशन क्या है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, और ये नाउन या प्रोनाउन के क्या बताते हैं, एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो उस एडजेक्टिव के पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल लगाना पड़ता है, चाहे वो ए हो, चाहे एन हो या द हो। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है सी इज अ गुड सिंगर, तो यहाँ पे जो गुड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री में लिखा है, ठीक है। वह क्या है, एक सिंगर है, यानी कि अब हम सिंगर के पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते, अब हमें लगाना पड़ेगा किसके पहले, आर्टिकल, गुड के पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज समझनी है कि आर्टिकल जब हम लगाते हैं तो हमें साउंड का समझना पड़ता है, वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। आपने बचपन में ये पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड का हिसाब किताब हमें समझना पड़ता है जब हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझिए यहाँ पर हम सिंगर का साउंड नहीं लेंगे, अब कि सिंगर का देखेंगे वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा, अब हम किसका साउंड देखेंगे, एडजेक्टिव का साउंड देखेंगे। लेकिन लगेगा किसकी वजह से, लगेगा वो नाउन की वजह से, यानी कि नाउन तो क्या है इसमें, सिंगल नाउन तो क्या है, सिंगर ही है। तो अगर ये आर्टिकल लग रहा है तो ये किसकी वजह से लग रहा है, इस सिंगर की वजह से लग रहा है। जैसे यहां पर अगर एन का इस्तेमाल हो भी रहा है तो यहां क्वेश्चन की वजह से हो रहा है, क्वेश्चन आएगा तभी हम क्या करेंगे, आर्टिकल लगाएंगे, यानी कि ए और एन लगाएंगे। लेकिन अब यहां एन क्यों लग रहा है और यहां ए क्यों लग रहा था, ये समझना है। यहाँ पे एन क्यों लग रहा है, क्योंकि अब साउंड किसका लेगा, ये साउंड लेगा जो नजदीक में होगा। नजदीक में कौन है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का साउंड लेगा। इंपॉर्टेंट में साउंड किसका आ रहा, वॉवेल साउंड आ रहा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अभी हम ये भी समझेंगे कि ए और एन का कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम लगाते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ए लगना है या एन लगना है, ये हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पोजीशन पे चलते हैं। थर्ड पोजीशन क्या है कि अगर नाउन के पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, और एडजेक्टिव के पहले क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब है खुद की भी विशेषता बताता है, एक्शन की भी विशेषता बताता है, समझ रहे हो बात को। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब जो होता है वो खुद को भी मॉडिफाई करता है और कहीं ना कहीं किसको मॉडिफाई करता है, एक्शन को मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप समझो, और कहीं ना कहीं एडजेक्टिव को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव की क्या बताता है, विशेषता बताता है। देखिए यहां पर जैसे अब यहां पे क्या आया है, नाउन के पहले क्या आ गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ गया। तो एडवर्ब के पहले क्या लगाएंगे हम, आर्टिकल लगाएंगे। किसके पहले लगाएंगे, आर्टिकल, एडवर्ब के पहले। अब यहां पे आप समझो, सी इज अ गुड सिंगर, तो अब हमने सिंगर के पहले नहीं आर्टिकल लगाया, जबकि नाउन क्या था, नाउन क्या था, सिंगर ही था। नाउन जो था वो हमारा क्या था, सिंगर ही था। लेकिन सिंगर के पहले क्या आ गया, एक एडजेक्टिव आ गया, और एडजेक्टिव के पहले क्या आ गया, वेरी आ गया, यानी कि वो क्या है, अपने आप में एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। तब हमें एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा, और वही कहानी कि ये जो आर्टिकल लग रहा है ये किसकी वजह से लग रहा है, ये लग रहा है सिंगर की वजह से, बट साउंड किसका लेगा, ये वेरी का लेगा, यानी कि ये एडवर्ब का साउंड लेगा। अब किसका साउंड लेगा, एडवर्ब का। ये जो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का साउंड है ये किसका लेने वाला है, एडवर्ब का लेने वाला है, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था कि क्वेश्चन हमारा क्या था, नाउन था। तो अब इसके पहले क्या लगा, इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया हमारा, इंपॉर्टेंट हो गया हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या लगा है, वेरी लगा है, तो वेरी क्या हो गया हमारा, वेरी हो गया हमारा एडवर्ब। तो अब हम एडवर्ब के पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे, जो कि लगा है यहाँ पर ए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। यहां बुक क्या था हमारा, बुक था हमारा नाउन, बुक क्या था हमारा यहाँ पे,
नाउन था। तो अब जो ये आर्टिकल ए लगा, ये लगा तो किसकी वजह से? बुक की वजह से ही। किसकी वजह से लगा है? ये बुक की वजह से। लेकिन एक बात हमें यहाँ समझनी है कि जो ये बुक की वजह से लगा तो है, लेकिन साउंड किसका लेगा? वेरी का लेगा। यानी कि कहने का मतलब साउंड किसका लेगा? जो नज़दीक होगा, जो पास में होगा। तो वेरी पास में, यानी कि एडवर्ब पास में, तो साउंड एडवर्ब का लेगा कि ए लगना है या एन लगना है, ये डिसाइड करेंगे हम साउंड के अकॉर्डिंग। लेकिन ए और एन लगना किसकी वजह से है? लगना तो वो किसकी वजह से है? नाउन की वजह से। ये चीज़ हमें समझनी थी, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे कि ए और एन का इस्तेमाल हम करते कैसे हैं, ठीक है ना। ए और एन का इस्तेमाल हम करते हैं साउंड को समझकर। साउंड को हमें समझना पड़ेगा, वॉवेल साउंड को और कॉन्सोनेंट साउंड को। वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड से क्या मतलब है? कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है व्यंजन ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ? व्यंजन ध्वनियाँ। व्यंजन ध्वनियाँ से क्या मतलब है? व्यंजन ध्वनियों से मतलब है कि जो हमारी का से लेकर ज्ञा तक होती हैं, वो कहीं ना कहीं कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? व्यंजन ध्वनियाँ। तो अगर का से लेकर ज्ञा तक का साउंड निकल रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या लगाएगा? उसके पहले क्या लगेगा? उसके पहले हम लगाएंगे ए। जैसे कि यहाँ पेन को अगर आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे? पेन पढ़ेंगे। तो पा का साउंड आ रहा, मतलब पा क्या है हमारा? पा हमारा क्या है? एक कॉन्सोनेंट ध्वनि है, एक यानी कि व्यंजन ध्वनि है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। जैसे यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी, यू साउंड आ रहा है, यू का, या का साउंड आ रहा, तो या का साउंड आ रहा मतलब कैसी ध्वनि है? का से ज्ञा के बीच की ध्वनि है, तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर ए लगा देंगे। जैसे यहाँ बा यानी कि बुक को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे हिंदी में, या बोल के देखोगे आप तो पता चलेगा कि बा क्या है? अपने आप में का से ज्ञा के बीच में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? हम ए लगाएंगे, ठीक है ना। यूरोपियन में भी क्या पढ़ेंगे? इसको यू या का साउंड आ रहा, मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि है, तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे भी ए लगा देंगे, है ना। वन आइड मैन, वाह का साउंड निकल रहा। किसका साउंड निकल रहा? वाह का साउंड निकल रहा। हमें बचपन में जैसे AEIOU था वैसे नहीं समझना है, हाँ बोलकर देखना है हमें। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि व्यंजन ध्वनि निकल रही है कि स्वर ध्वनि निकल रही है। अगर व्यंजन ध्वनि निकलती है और वो इंडेफिनिट है, वो नाउन क्या इंडेफिनिट है, तो हम ए और एन में से क्या लगाएंगे? हम ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। अब आगे समझते हैं। अगर मान लीजिए वो जो नाउन है, वो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो वॉवेल साउंड दे रही है, मतलब आ से लेकर आहा तक का साउंड दे रही है, आ से लेकर आहा तक का साउंड दे रही है, तो वो ध्वनि क्या होगी? कहीं ना कहीं वो ध्वनि होगी स्वर ध्वनियाँ। कैसी ध्वनियाँ होंगी? वो स्वर ध्वनियाँ होंगी। तब हम क्या करेंगे? तब हमें एन का इस्तेमाल करना है। अगर वो नाउन क्या है? अगर वो जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कहीं ना कहीं इंडेफिनिट नाउन है। कैसी नाउन है? इंडेफिनिट। जैसे कि एप्पल को पढ़ते हैं हम, तो एप्पल का जब हम पढ़ते हैं तो क्या साउंड आता है? ए का साउंड आता है, एप्पल, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये कैसी ध्वनि है हमारी? ए, स्वर ध्वनि है, बोलकर देखना है। तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर एन लगा देंगे। जैसे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में आ से स्टार्टिंग हो रही, मतलब कैसी ध्वनि है? स्वर ध्वनि है, तो हम क्या लगा देंगे? एन अम्ब्रेला कर देंगे। वैसे ही IPS, वैसे ही MLA, ठीक है, एंड वैसे ही NR। तो ये चीज़ हमें समझनी थी कि हम ए और एन का इस्तेमाल साउंड को समझकर, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड को समझकर कैसे लगाएंगे सेंटेंसेस में, कि कहाँ ए लगना है और कहाँ एन लगना है, ठीक है ना। जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप, ये भी, इनसे भी कभी कभी एरर्स बन जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है, ही इज़ अ गुड अपर हैंड इन द डिबेट बिकॉज ऑफ हिज फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए लगा है, जबकि यहाँ क्या लगना चाहिए? यहाँ के लगना चाहिए एन। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि अपर आ रहा, आ का साउंड आ रहा। किसका साउंड आ रहा? आ का। तो आ कैसी ध्वनि है हमारी? स्वर ध्वनि है। तो स्वर ध्वनियों के पहले क्या लगता है? स्वर ध्वनियों के पहले क्या लगता है? एन लगता है। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए था? कहीं ना कहीं एन लगना चाहिए था, एन, ठीक है। ये आप देख ही पा रहे होगे, यहाँ पे एन लिखा है, ठीक है ना। मैंने करेक्ट आंसर भी यहाँ पे दिया है, आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन करते हैं। हाँ, नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप ऐसे देखिए, अभी हमारी इतना ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं है। हम बचपन से पेन और पेपर लेके पढ़ते आए हैं, तो हम अपना कैसे पढ़ेंगे? अभी भी हम
जितना नोट्स बना सकें वो नोट्स आपको बनाना है। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको सारी अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब एक और सेंटेंस देखते हैं। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट बाय अ एक्सपेंसिव कार। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस कहीं ना कहीं रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। क्यों आएगा एन? इसलिए आएगा एन यहाँ पर, इसलिए आएगा एन यहाँ पर क्योंकि आप एक्सपेंसिव कार बोल रहे हैं तो ए का साउंड दे रहे हैं। किसका साउंड दे रहे हैं? ए का। तो ए का जो साउंड है वो कहीं ना कहीं किसका साउंड है? स्वर का साउंड है, स्वर ध्वनि है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक की बात तो हो रही है कि एक एक्सपेंसिव कार मैं नहीं खरीद सकता हूँ, ठीक है ना। जो कार है वो कहीं ना कहीं क्या है? इंडेफिनिट है, अनिश्चितता को शो कर रही है, अनिश्चितता को बता रही है ना। तो कहीं ना कहीं हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए और एन आर्टिकल लगाएंगे। आगे देखते हैं अब चीज़ों को और अच्छे से। यहां पर देखिए आपके, अब हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ ए एंड एन, जो कि हमारा कौन सा आर्टिकल होता है? जो कि हमारा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल कहलाता है? ये इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो फर्स्ट यूज क्या है हमारा? ए एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन। वन के सेंस में, मैंने अभी आपको बताया था कि वंस के सेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी हैज़ अ डॉग, तो यहाँ अभी के पास क्या है? एक कुत्ता है, यानी कि एक कुत्ता मतलब एक ही कुत्ता से क्या मतलब हुआ? वन से मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। जैसे कि माही हैज़ एन एप्पल, तो मतलब कितना एप्पल है? एक एप्पल है। तो ये चीज़ समझनी है कि हम ए और एन का यूज किसके सेंस में करते हैं? वन के सेंस में करते हैं। आगे देखते हैं, सेकेंड यूज समझते हैं। ए एन यूज्ड इन द सेंस ऑफ सम या आ सर्टेन, यानी कि कुछ के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं? ए एन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा आ मिस्टर विवेक वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, मतलब यहाँ पर कोई एक मिस्टर विवेक हैं जो आपसे क्या करना चाहते हैं? बात करना चाहते हैं। मान लीजिए घर में आप पापा का फ़ोन लिए हैं और किसी का कॉल आया। अब उनने अपना नाम बताया कॉल में कि मैं मिस्टर विवेक बोल रहा हूँ। आपने पूछा आप कौन बोल रहे हैं? तो उनने बोला कि मैं मिस्टर विवेक बोल रहा हूँ, मैं आपसे आपके पापा से बात करना चाहता हूँ। तब आप पापा से जाकर अपने क्या बताएंगे? अपने डैड से जाकर क्या बताएंगे कि पापा एक मिस्टर विवेक अंकल हैं जो आपसे क्या करना चाहते हैं? बात करना चाहते हैं। एक मिस्टर विवेक हैं जो आपसे एक जो बोलते हैं ना, तो इस एक के लिए भी हम प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगा देते हैं? ये देखिए प्रॉपर नाउन है। बेसिकली प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बट हम ऐसी कंडीशन में किसी भी पर्सन के नेम के आगे भी क्या लगा सकते हैं? आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से है। एक मिस्टर विवेक आपसे क्या करना चाहते हैं? बात करना चाहते हैं, जब एक का सेंस दें, ठीक है ना। जैसे कि आ मिस रूबी वॉन्ट्स टू मीट यू, एक मिस रूबी हैं वो आपसे क्या करना चाहती है? मिलना चाहती है। मान लीजिए बाहर कोई खड़ा है और उसने अपना नाम क्या बताया है? रूबी बताया, तो आप अंदर जाकर क्या बताएंगे अपने घर वालों? क्योंकि एक मिस्टर रूबी है मम्मी या पापा जो आपसे क्या करना चाहती है? मिलना चाहती हैं। तो इस तरीके से भी हम ए एन का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यूज थर्ड में समझते हैं। यूज्ड इन द सेंस ऑफ एनी, एनी के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं? ए एन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही डिड नॉट गिव मी अ पेन, उसने मुझे कोई भी पेन नहीं दिया। कोई भी पेन नहीं दिया मतलब एनी से मतलब कोई भी, ठीक है ना। कोई का सेंस से मतलब है। ही डिड नॉट गिव मी अ पेन, उसने मुझे कोई भी पेन नहीं दिया। शी डज नॉट लाइक टू रीड अ नॉवेल, मतलब वो लाइक नहीं करती है कोई भी नॉवेल क्या करना? लिखना लाइक नहीं करती है। अगला यूज समझते हैं। जो ए एन का यूज है, यानी कि यहां पर एन के बाद ए भी लिखना था, तो ए एन या ए यूज्ड इन द सेंस ऑफ ईच के सेंस, यानी कि प्रति के सेंस। ईच से मतलब क्या है? प्रति, पर से मतलब है यहाँ पे। पर के सेंस में भी हम प्रति के सेंस में भी ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे द कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, मतलब एक लीटर में, कितने लीटर में? एक लीटर में। प्रति का सेंस हो रहा है एक लीटर में कितने किलोमीटर चलती है? 20 किलोमीटर चलती है। तब ऐसी कंडीशन में भी हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जहां जहां मैं ए एन का यूज बता रहा हूं वहां वहां आपको ए एन ही लगाना है। जब भी अगर आर्टिकल आते हैं, चाहे आर्टिकल फिलर के रूप में है चाहे वो एरर के रूप में है, तो आपको क्या करना है? ए और एन का इस्तेमाल करना है। जहां जहां पर मैं ए और एन का आपको यूज बता रहा हूं, आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है ना। एक और सेंटेंस, आई अर्न ₹10,000 अ मंथ, मतलब मैं एक महीने में कितना कमाता हूं? 10,000 कमाता हूं, 10,000 रुपए कमाता हूं। तो ये चीज आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, यूज नंबर 5 देखते हैं हमारा।
an used in the sense of class representation। अगर हमें किसी क्लास को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, पूरी की पूरी उसकी प्रजाति को बताना है उस शब्द के द्वारा, किसी नाउन के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले भी ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब यहाँ वो किसी एक पर्टिकुलर काउ की तो बात कर नहीं रहा है, वो पूरी काउ की प्रजाति की बात कर रहा है कि जो काउ की प्रजाति है वो एक क्या है, यूजफुल एनिमल है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कि यहाँ पे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूज समझते हैं हम, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्टार बना सकते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में कभी ना कोई क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे कि व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस, an used according to need, an used according to need, but when the same singular countable noun is used in the sense of, in the sentence the is used। कहने का मतलब अगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार किसी सेंटेंस में यूज हुई है, अगर वो इंडेफिनिट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं, ए और एन लगाते हैं साउंड के अकॉर्डिंग। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल साउंड को समझना पड़ता है हमें। लेकिन अगर वही नाउन सेंटेंस में फिर से रिपीट हुई है, वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में फिर से रिपीट हुई है, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे कि इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ एक स्टोरी टाइप की बनाई है, यहाँ पर आप समझो। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। तो यहाँ पे हमने वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, तो यानी कि जो किंग है वो हमारा क्या है, किंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि वो एक नाउन है। और कैसी नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि किंग का क्या बनता है, किंग्स बनता है, ठीक है ना। तो हमने इसके पहले क्या लगाया, साउंड को देख करके जो का साउंड दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कैसा साउंड हो गया, व्यंजन साउंड हो गया, व्यंजन ध्वनि हो गई। तो हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अभी हमारे लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर अभी वो जो राजा है या जो किंग है वो हमारे लिए इंडेफिनिट है, यानी कि वो अनिश्चितता को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे लिए इंडेफिनिट हुआ तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप आगे देखो, फिर से वही किंग क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, स्टोरी में डेफिनिट हो गया, निश्चित हो गया, या हम निश्चितता देंगे। अब उसे क्या देंगे, निश्चितता देंगे। तो हम क्या लगा देंगे, इसके पहले अब द आर्टिकल लगा देंगे, यानी कि यही जो किंग है यही वापस यहाँ पे क्या हुआ है, स्टोरी में रिपीट हुआ है, सेंटेंस में यहाँ पे क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रिपीट हुए उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अब हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, ठीक है। अगर उसी की बात आगे हुई है, आगे इसी स्टोरी को अपन कंटिन्यू करते हैं। वॉज वेरी हैंडसम वन डे ही मेट अ क्वीन। एक दिन वो एक रानी से मिला, किससे मिला, रानी से मिला। अब ये नई नई आई है स्टोरी में, यानी कि अभी क्या है, ये इंडेफिनिट है, इसको अभी इंट्रोड्यूस ही किया गया है। इंट्रोड्यूस ही करने की वजह से ये क्या हो गई, हमारे लिए इंडेफिनिट हो गई। और कहीं ना कहीं ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। अब जो क्वीन है उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें का साउंड आता है। किसका साउंड आता है, का, यानी कि ये जो का है ये हमारी व्यंजन ध्वनि है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। अब यही जो क्वीन है ये फिर से इस सेंटेंस में क्या हुई है, रिपीट हुई है, यानी कि अब हमारे लिए क्या हो गई है, डेफिनिट हो गई। क्या हो गई हमारे लिए ये, अब ये हमारे लिए डेफिनिट हो गई। तब हम किस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा कभी भी हो किसी भी सेंटेंस में, अगर एक बार उस नाउन को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताया गया और फिर से दोबारा बताया जा रहा है उसी नाउन को, या उसी नाउन को सेंटेंस में दोबारा रखा जा रहा है, तो हम किस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आगे देखो आप, एक और मैंने सेंटेंस लिखा, यस्टरडे अ मैन केम टू मी। कल मेरे पास एक आदमी आया था। तो एक आदमी आया था मतलब एक मैन आया था, तो हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, अभी हमारे लिए ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, ठीक है। एक आदमी आया, वो जानता नहीं था, कोई एक आदमी आया उसके पास, ठीक है ना। तो हम किस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम ए और एन में से कोई एक लगाएंगे, वो भी साउंड को देखकर। तो आप समझ पा रहे हो कि मैन में माँ आ रहा है, तो माँ का साउंड आ रहा है, यानी कि व्यंजन ध्वनि है, तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। लेकिन यही मैन यहाँ फिर से क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, यही वाला मैन यहाँ फिर से क्या हुआ, रिपीट हुआ है। तो हम किस आर्टिकल को लगाएंगे, हम द आर्टिकल को लगाएंगे। तो ये चीज़ हमें समझनी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आर्टिकल चैप्टर में। तो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं।
यूज नंबर 7 देखते हैं, यूज्ड बिफोर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशंस, यानी कि जो ए एन का यूज्ड है वो यूनिट्स के आगे या काउंटिंग एक्सप्रेशंस के आगे भी होता है, जैसे कि अ डजन, अ मिलियन, अ 100, हाफ एन किलो, हाफ अ किलो, हाफ एन आवर, अ 1000। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अ डोजन पेंसिल्स वर बॉट बाय हर, यानी कि एक दर्जन पेंसिल्स खरीदी गई हैं उसके द्वारा। यहाँ पर आई हैव 100 पेन्स, मेरे पास 100, मतलब 100 से मतलब है 100 से मतलब है 100 से मतलब है, यानी कि 100 पेन है। कितने पेन है? मेरे पास 100 पेन है। तो ये चीज़ समझनी है कि काउंटिंग एक्सप्रेशंस के आगे भी हम करते हैं ए और एन का यूज। आगे समझते हैं अब, जैसे कि एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, इफ़ यू बाय दिस पीस ऑफ फर्नीचर इट विल कॉस्ट यू एग्जैक्टली 1000 रुपीज आफ्टर गिविंग यू डिस्काउंट, यानी कि अब हमें यहाँ पे 1000 के पहले क्या लगाना पड़ेगा? ए भी लगाना पड़ेगा, तभी जाके, क्योंकि ये काउंटिंग एक्सप्रेशंस है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? ए और एन में से ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी साउंड को समझकर। 1000 में था का साउंड आ रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका करेक्ट आंसर भी दिया है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट यूज देखते हैं, ए एन यूज्ड बिफोर द वर्ब्स यूज्ड एज नाउन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ए एन का यूज कब करते हैं हम? वर्ब के पहले, जब वो वर्ब्स जो हैं, वो जो मेन वर्ब है वो किसकी तरह इस्तेमाल होने लगे? नाउन की तरह इस्तेमाल होने लगे, तो हम किसका यूज कर देते हैं? ए एन का यूज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो वॉक है वो एक कहीं ना कहीं क्या है? वर्ब है, ठीक है ना। तो वॉक, फॉर अ वॉक, टेक अ रेस्ट, इस तरीके के जब फ्रेज आपको मिले तो आपको जो मैंने लगा के दिया है, यहाँ पे ए लगाया है या एन लगाया है, तो आपको ए यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखी है तो ये आती रहती है एग्जाम में, ठीक है ना, कई बार ये फ्रेजेस आते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझना है, जैसे कि फॉर अ टॉक, फॉर अ ड्राइव, हैव अ ड्रिंक, ड्रिंक क्या है? हमारी वर्ब है। विजिट क्या है? हमारी वर्ब है। रेस्ट क्या है? हमारी वर्ब है। वॉक क्या है? वर्ब है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर देखो आपके फॉर वॉक के बीच में क्या हुआ है? आ का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये पूरा फ्रेज है ऐसी वर्ब जो नाउन की तरह इस्तेमाल हो। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ब है ये क्या बन गई? नाउन बन जाती है ऐसी कंडीशन में, तो हम क्या लगाते हैं? ए और एन लगाते हैं। एक और सेंटेंस समझते हैं, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, तो यहाँ पर जो वॉक है वो अब वर्ब नहीं रह गई, वो क्या बन गई? नाउन बन गई। देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गोज है वो हमारी क्या है? कहीं ना कहीं इस सेंटेंस की वर्ब है। जो प्रपोज्ड है वो इस सेंटेंस की क्या है? कहीं ना कहीं वर्ब है। तो ये जो बाद में आई है ये क्या हो गई? हमारे लिए नाउन हो गई, ठीक है। कोई कंजक्शन वगैरह तो आए नहीं है जिससे जुड़े हैं, तो जुड़े होते तो हम मान भी लेते कि दो सेंटेंस जुड़े हैं, तो दो वर्ब आई हैं सेंटेंस में, दो एक्शन हुए हैं। अब एक ही सेंटेंस लिखा है, प्रेपोजिशन की नाउन है ये, कहीं ना कहीं क्या है? ये जो प्रेपोजिशन आ जाती है, इसको एक और पहचानने का तरीका है, प्रेपोजिशन अगर आ जाए तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो कहीं ना कहीं क्या बन जाती है? नाउन बन जाती है, ठीक है ना। तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाती है वो वर्ब, राइट। तो वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी कहलाते हैं कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यूज है ए एन यूज्ड इन दीज फ्रेजेस, इन कुछ फ्रेजेस में भी हम ए एन का यूज करते हैं। ये कहीं ना कहीं क्या है? कलेक्टिव नाउन ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर अ टीम ऑफ, तो टीम क्या है? हमारी कलेक्टिव नाउन है। गैलेक्सी क्या है? हमारी कलेक्टिव नाउन है। असेंबली क्या है? हमारी कलेक्टिव नाउन है। पेयर क्या है? हमारी कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरीके से आपको कभी मिले कलेक्टिव नाउन के बाद हमें ये भी समझना है कि जो नाउन आती है वो कैसी रखती है, कैसे रखना पड़ता है? हमें प्लूरल में रखना पड़ता है, प्लूरल नाउन में से हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, एन असेंबली। अब असेंबली के पहले एन क्यों लग रहा है? आप समझ पा रहे हो, असेंबली में ए का साउंड आ रहा है, मतलब ये वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड के पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो एन असेंबली ऑफ स्टूडेंट्स, अ पेयर ऑफ शूज। तो इन सभी फ्रेजेस का यहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं? ए और एन का इस्तेमाल करते हैं साउंड के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं जिनके साथ भी हम क्या करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि इन अ फिक्स का भी आपको मिल जाए, इन अ हरी मिल जाए, मेक अ नॉइस मिल जाए, मेक अ फुट मिल जाए, कीप अ सीक्रेट मिल जाए, ठीक है ना। टेक अ फैंसी, एज अ रूल, एट अ स्टोन थ्रो, टेक एन इंटरेस्ट मिल जाए, आ शॉर्ट वाइल अगो, अ पिटी, टेल अ लाई,
एटसेट्रा, यानी कि और भी हो सकते हैं, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बोलते हैं अपन नेवर टेल अ लाई, तो टेल और लाई के बीच में क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं, वो भी साउंड को देखकर लगाते हैं, ठीक है। डू नॉट मेक अ नॉइज, तो नॉइज के पहले क्या लगाते हैं। वैसे तो नॉइज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ए और एन का मतलब ही क्या होता है, ए और एन का मतलब ही क्या होता है, एक होता है। तो ये कहीं ना कहीं उस नाउन के आगे लगता है जो सिंगुलर होगी, काउंटेबल होगी, और नाउन तो होनी ही चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। तो नॉइज के पहले एक्सेप्शन है, नॉइज के पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 12 इंचेस मेक अ फुट, यहाँ पर मेक अ फुट और मेक के बीच में क्या लगाया, ए लगाया, फुट के पहले हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। तो इन फ्रेजेस में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। अब ये समझना है कि हम ए और एन का इस्तेमाल कहाँ नहीं करते हो। ओमिशंस ऑफ ए ऑब्लिक एन, ए और एन का इस्तेमाल हमें कहाँ नहीं करना चाहिए, या अपवाद के रूप में ये काम करते हैं, यहाँ पर रूल्स काम नहीं करते हैं, या समझ लीजिए आप ये अपवाद हैं, ठीक है। ओमिशंस से मतलब क्या होता है, जहाँ पर आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ए एन इज नॉट यूज्ड बिफोर ओनली एडजेक्टिव, अगर केवल एडजेक्टिव आया है तो ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। भाई नाउन जब आएगी तभी हम तीनों आर्टिकल, चाहे ए हो, एन हो या दा हो, हम तीनों आर्टिकल का इस्तेमाल तभी करेंगे जब सेंटेंस में क्या आएगी, नाउन आएगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप समझो ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ऑनेस्ट का, कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसकी डिग्रीज बनती हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऑनेस्ट की क्या बनती है, मोर ऑनेस्ट बनती है कंपैरेटिव डिग्री, एंड मोस्ट ऑनेस्ट बनती है क्या, सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर ऑनेस्ट बस आ गया, उसके बाद नाउन नहीं आया, तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसा बोल दोगे ही इज एन ऑनेस्ट, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि हम ए एन ऐसी कंडीशन में नहीं लगाते ना, ऐसी सिचुएशन में। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, विशाल इज अ पॉपुलर इन दिस टाउन, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलर क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि ये एक एडजेक्टिव है, तो हम इसके पहले भी क्या नहीं करेंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जब तक कि क्या नहीं आएगा, जब तक कि हमारा नाउन नहीं आएगा, ठीक है। तो विशाल इज पॉपुलर इन दिस टाउन, क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। तो ये एक हमारा एक्सेप्शन है या ओमिशन है, जो उसको हमें समझना है कि आर्टिकल हमें कहाँ नहीं लगाना है। आगे देखते हैं, सेकेंड यूज समझो आप। ए एन इज नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन, हम ए एन का यूज नहीं करते हैं कहाँ पर, प्लूरल नाउन के पहले। अगर वो नाउन प्लूरल है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ए एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब होता है एक, तो वो किस नाउन के पहले लगेगा, वो लगेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो प्लूरल नाउन के पहले तो लग ही नहीं सकता। जैसे कि अब बॉयज आ गया, तो बॉयज के पहले थोड़ा ना हम एक लड़के थोड़ा ना बोलेंगे, एक लड़का होता है, एक लड़के नहीं होता है, तो बॉयज के पहले हम नहीं लगाएंगे। तो इतना बनेगा, बॉयज आर प्लेइंग काउज, एक गाय थोड़ी ना बोलेंगे, है ना। गाय क्या खाती है, ग्रास खाती है, मतलब जो काऊ होती है वो क्या करती है, ग्रास खाती हैं। तो हम यहाँ पे जो काऊ है वो कहीं ना कहीं क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे समझते हैं। अब हम देखेंगे कि यूज ऑफ द आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, द आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हमें इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, और आप इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। द आर्टिकल कहीं ना कहीं कैसा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। कैसा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये कहीं ना कहीं नाउन को निश्चितता प्रदान करता है, या तो ये निश्चितता प्रदान करता है, निश्चित बनाता है, या ये उन नाउन के पहले लगता है जो पहले से ही निश्चित है, पॉपुलर है, यूनिक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सन के पहले हम लगाते हैं दा, यूनिवर्स के पहले लगाते हैं हम दा, राइट। तो कहीं ना कहीं पॉपुलर हो, है ना, या उसको हमें पॉपुलर बनाना हो, ऐसा आप समझ सकते हैं कि हम उसको डेफिनेट बनाना हो, निश्चितता प्रदान करनी हो, तब हम दा का इस्तेमाल करते हैं, राइट। आगे देखते हैं। अब हमें ये समझना है कि हम कब दा बोलते हैं और कब दी बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग दी बोलते हैं, कई लोग दा बोलते हैं। ये तो बोलना कैसे है दा और दी, ये समझो आप कि अगर दा कब बोल रहे हैं कि जो नाउन अगर है उस नाउन में कैसी ध्वनि निकल रही है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है, यानी कि व्यंजन ध्वनि निकल रही है, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे दा। जैसे कि द हाउस, हाउस में हा का साउंड आ रहा है, यानी कि ये व्यंजन ध्वनि है, तो द हाउस पढ़ेंगे, द यूनिवर्स पढ़ेंगे, द पार्टी पढ़ेंगे, द सन पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर
दी कब बोल रहे हैं? दी जब बोल रहे हैं जब वॉवेल साउंड निकले उस नाउन में। कौन सा नाउन निकले? वॉवेल साउंड निकले। वॉवेल साउंड से मतलब है क्या है? स्वर ध्वनि। कैसी ध्वनि? स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि अगर निकलती है तो हम क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। जैसे कि दी अर्थ, अर्थ में आ रहा साउंड, दी अर्थ है ना, दी आर, दी अनइनवाइटेड पर्सन। तो यहाँ पर कैसा साउंड आ रहा? स्वर ध्वनि आ रही है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। कब हमें दा बोलना है और कब हमें दी बोलना है, ये चीज़ जानना जरूरी होता है अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं किसी से। तो आगे देखते हैं। हमारा जो यूज नंबर फर्स्ट है दा का, दा इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ। कुछ नामों के पहले दा का यूज करते हैं हम, जैसे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के अगर नेम आ जाए, हॉली बुक्स आ जाए, माउंटेन रेंजेस आ जाएं, प्लैनेट्स, रिवर्स, ओशियंस, गल्फ, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, डेजर्ट्स, नेम ऑफ ट्रेन्स, कुछ ट्रेन्स के नेम के आगे भी करते हैं, होटल्स, शॉप्स, नेम्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स। कैसे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर वो जो लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नाउन रखिए जिनके आगे आपको हमेशा यूज करना है किसका? आर्टिकल दा का यूज करना है, या हम दा बोले या दी बोले। अभी जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे लिए ये मेंशन नहीं करता, लेकिन इस स्पोकन इंग्लिश में या जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें कब दी बोलना है और कब दा बोलना है, ठीक है ना। तो अभी आप इसको ज़्यादा मैटर मत करना, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी दा बोलता हूँ, कभी कभी दी बोलता हूँ, है ना। तो अभी ये समझना है कि हमें लगाना कहाँ है। जैसे कि द ताजमहल है ना, द रेड फोर्ट, ये कहीं ना कहीं कैसी बिल्डिंग है? हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। कैसी बिल्डिंग्स हैं? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो हम इनके पहले क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। तो एक बात और समझनी है कि अगर इनके साथ इनको बनवाया किसने, अगर उसका नाम मेंशन किया गया है तब हम क्या नहीं करेंगे? दा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि द रीवा महल, इस तरीके से अगर एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है ना, तो हम इसके पहले क्या ही लगाते हैं? दा नहीं लगाते हैं। ये एकदम क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंस तरीके से होने चाहिए। इनका जो नाम रखा गया सिर्फ वही बोला जाना चाहिए। ताजमहल, इनका किसी व्यक्ति या किसी जगह से इसका क्या नहीं होना चाहिए? संबंध नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता है तो फिर हम दा नहीं लगाते उस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के आगे, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कि आप बुक्स, हॉली बुक्स के आगे, जैसे कि द गीता, द महाभारत, द बाइबल, ये तो बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। जैसे कि माउंटेन रेंजेस के आगे, है ना, नहीं करते हम यूज। माउंटेन रेंजेस के आगे करते हैं, लेकिन एक बात समझना है कि जो माउंटेन रेंजेस है उनके आगे तो करते हैं, लेकिन उनकी चोटियों के आगे नहीं करते, है ना। पीक्स के आगे नहीं करते। माउंटेन पीक्स के आगे हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। माउंटेन रेंजेस के आगे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दा का। जैसे कि द हिमालयाज, द अल्प्स, द ईस्टर्न घाट्स, है ना। अब यहाँ पर देखो, द सन, द मून, द स्टार्स, द अर्थ, ये हमारे प्लैनेट हैं, स्टार हैं, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो इनके आगे भी हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द इक्वेटर, है ना। रिवर्स के आगे भी करते हैं, द गंगा, द कावेरी, द कृष्णा। ये इनसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं हमेशा, है ना। नदियों के नामों से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं आर्टिकल में, है ना। नदियों के नाम आ जाते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते। कृष्णा को कृष्ण भगवान समझ लेते हैं, बाकी यहाँ पर कृष्णा से मतलब नदी के नाम से है, द कृष्णा, है ना। द थेम्स। अब यहाँ डेजर्ट के आगे भी समझना है, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, इनके आगे भी हम किस का इस्तेमाल करते हैं? आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। और आगे समझते हैं, जैसे कि द ओशियंस के आगे भी हम करते हैं, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, है ना। अरेबियन सी सागर, द डेड सागर, लाल सी, मृत सागर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मृत सागर या लाल सागर भी बोला जाता है ना। ऐसा मत समझ लेना कि आप इसमें नहाओगे तो आप मर जाओगे, इसलिए इसका नाम मृत सागर है। इसमें बॉडी के बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर होती हैं इसमें नहाने से। बहुत लोग इसमें नहाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक झील के समान है, इसको बोला जरूर गया है मृत। अगर आप इसको सर्च करोगे यूट्यूब में तो आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे। अब देखिए यहाँ पर खाड़ियों के नाम के आगे भी लगता है, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना। और जो हमारे द्वीप होते हैं, द्वीप आइसलैंड्स होते हैं, जैसे कि अंडमान्स, है ना। और कैनाल, एक कैनाल है बहुत इंपॉर्टेंट, सुएज कैनाल, उसके आगे भी हम दा लगाते हैं,
है ना। ट्रेन के नेम के आगे भी हम लगाते हैं, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, है ना, तो द इंटरसिटी एक्सप्रेस। ऐसे जो भी ट्रेन के नाम हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन हो, जो बहुत ज़्यादा टाइम से चल रही है हमारे देश में, तो उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। आगे देखते हैं। आई थिंक आप मेरी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लेवल तक का कवर करके दूँ आपको ये चैप्टर, है ना। और एकेडमिक इंग्लिश के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एकेडमिक इंग्लिश में भी आपको पूरी हेल्प करेगा। अगर आप स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल चैप्टर हर जगह आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, एकेडमिक इंग्लिश में भी आता है, स्कूल टाइम में जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं, हमारे 10th 11th 12th 9th 8th हर क्लास में आता है। छोटी क्लास से लेके ये जब तक हमारा लाइफ में इंग्लिश चलती रहती है तब तक ये हमें पढ़ना पड़ता है, या इसके बारे में जानना पड़ता है, या पता होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में हमें, क्योंकि ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है भाई। हर सेंटेंस में आप देखोगे आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, है ना। और अभी तक मैं अपनी नरेशन की वीडियो डाल चुका हूँ, नरेशन के सारे पार्ट्स डाल चुका हूँ, तो आप उसको भी एक बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। नरेशन में मैंने वहाँ पे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट रखे हैं आपको समझाने के लिए। और आप मेरी वॉइस की भी वीडियोस देख सकते हैं, वॉइस भी मैंने पढ़ाया है, एंड टेंस भी मैंने बेसिक पढ़ाया है, और मैं जल्द ही एडवांस टेंस पढ़ाने वाला हूँ कॉम्पिटिटिव पर्पस से। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी चीज़ें आती हैं टेंसेस से, वो सारी मैं अभी कवर करने वाला हूँ। धीरे धीरे मैं आपके लिए टाइम टू टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप अभी इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को, जो ये वीडियो बन रही है, इसको आपको शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, कि उनको भी क्या मिल पाए, हेल्प मिल पाए। तो अब आगे देखते हैं। अब हमें ये समझना है कि यहाँ पर एक नोट डाला है मैंने, द इज नॉट यूज्ड बिफोर माउंटेन पीक्स। मैंने अभी आपको बताया था कि माउंटेन पीक्स के आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। चोटियों के आगे हम द का यूज़ नहीं करते। जैसे कि माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक होने के बावजूद भी हम उसके आगे द नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं हिमालय रेंजेस में, तो आप अगर एक के आगे लगाओगे तो आपको सारी चोटियों के नाम के आगे लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि नंदा देवी भी एक चोटी है, तो उसके पहले भी हम द नहीं लगाएंगे, है ना। तो नंदा देवी रहेगा, माउंट एवरेस्ट ही रहेगा, हम इनके पहले चोटियों के नाम के आगे द नहीं लगाते हैं। नोट नंबर 2 देखो आप, इफ द नेम ऑफ एन ऑथर इज यूज्ड बिफोर the name of a religious book, the is not used before the name of a religious book। अगर किसी धार्मिक किताब के आगे, धार्मिक किताबों के नाम के आगे हम द लगाते हैं, बट अगर धार्मिक किताब के नाम के साथ उसके ऑथर का भी नाम अगर आ रहा है ना, तब हम उस किताब के नेम के आगे द नहीं लगाएंगे, उस हॉली बुक के आगे हम द नहीं लगाएंगे, उस रिलीजियस बुक के आगे हम द नहीं लगाएंगे। ये चीज़ समझनी है हमें। जैसे कि वाल्मीकि रामायण, अब वाल्मीकि रामायण में रामायण के आगे क्या आ गया, वाल्मीकि आ गया, तो अब ऐसी कंडीशन में वाल्मीकि रामायण ही करेक्ट होगा, द वाल्मीकि रामायण क्या हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि बाण भट्ट कादम्बरी, अब कादम्बरी के पहले बाण भट्ट आ गया, ऑथर का नाम आ गया, तब हम इसके आगे क्या नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे, ये गलत होगा हमारे लिए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। सेकेंड यूज समझते हैं, बिफोर द डायरेक्शन, दिशाओं के नाम के आगे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, जो हमारी दिशाएं, 4 दिशाएं, उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। आगे देखते हैं, बिफोर द फिजिकल पोजीशंस, कुछ फिजिकल पोजीशंस के आगे हम द लगाते हैं, जैसे कि एट द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, द बैक ऑफ, तो इनके आगे भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक समुदायों के नाम के आगे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे कि द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, इनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, अगला है बिफोर द नेशनलिटी, राष्ट्रीयता अगर शो की जा रही है, राष्ट्रीयता अगर शो की जा रही है किसी नाउन के द्वारा, तो उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे कि द इंडियंस, अगर इंडियंस से क्या हो रहा है, राष्ट्रीयता सो रही है कि इंडियंस हैं, क्या है, इंडियंस, इंडिया के हैं, इंडियंस हैं, राइट। इंग्लिश से मतलब है यहाँ पे है ब्रिटेन के लोगों से मतलब है, ठीक है ना। फ्रेंच, अमेरिकन्स, चाइनीज, इनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, जहाँ पर
नेशनलिटी को शो किया जा रहा है, राष्ट्रीयता को शो किया जा रहा है। बट इसमें भी कुछ एक एक्सेप्शन है, इसको समझना है। जैसे कि एक्सेप्शन क्या है इसमें, बट अ नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड इज यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन। अगर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सेंटेंस में, तब उसके आगे हमें काउंटेबल नाउन की तरह का इस्तेमाल किया जाए, तब उसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव मेट एन इंडियन, मैं एक इंडियन से मिला, कहां पर, चाइना में। तो मैं एक इंडियन से मिला, एक का सेंस आ रहा है यहां पर, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि वैसे भी इंडेफिनिट का सेंस भी मिल रहा है यहां पे, मैं एक इंडियन से मिला, ठीक है, मतलब मैं किसी एक इंडियन से मिला, कहां पर, चाइना में। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इस नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड के आगे हम क्या लगाएंगे, ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। वो करेंगे हम साउंड के अकॉर्डिंग। मैंने बता दिया आपको कि ए और एन कैसे लगाते हैं। जैसे कि एन इंग्लिश मैन वॉज देयर इन माई कॉलेज, एक इंग्लिश मैन मतलब एक ब्रिटेन का आदमी मेरे कहाँ था, कॉलेज में था, है ना। तो ये भी चीज़ समझनी है। क्या हमें ए एन का यूज कब करना है नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड के आगे, जब हमें वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का सेंस दे रहा हो। एक किससे मिला, इंग्लिश मैन से मिला है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में ये इंग्लिश मैन यूज हो रहा है यहाँ पे। अब ये नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। आपको नोट्स थोड़ा बनाते चलना है साथ में, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, ठीक है, आपको इसका टेस्ट कराऊंगा मैं। इस जब ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज, तो कोशिश करूंगा कि मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपको इसका एक टेस्ट प्रोवाइड कराऊँ। उसमें कम से कम 60-70 क्वेश्चन में रखूँगा, 60-70 क्वेश्चन में रखूँगा, जो आपको और स्ट्रॉन्ग करने में, इस चैप्टर में आप और अच्छा हो जाओ, मदद करेगा। जैसे कि यूज नंबर 6 देखते हैं, द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस। दा का यूज हम भाषाओं के नाम के आगे नहीं करते हैं ना। जैसे कि भाषाओं के नाम से क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, यहाँ अब इंग्लिश के पहले हम क्या ही लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ किसका सेंस आ रहा है, यहाँ पे सेंस आ रहा है लैंग्वेज का सेंस आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है, लैंग्वेज का सेंस आ रहा है। तो हम इसके आगे क्या नहीं लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि इसका करेक्ट क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, इंग्लिश बोली जाती है कहाँ पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के लोगों से मतलब है इंग्लिश से, जो अभी पीछे हमने देखा ना, यहाँ पर इंग्लिश मैन लिखा था, तो इसका मतलब किससे है, इंग्लैंड के लोगों से है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे देखो, इफ द नेम ऑफ द लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार बना लेना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द नेम ऑफ द लैंग्वेज इज यूज्ड बिफोर द वर्ड लैंग्वेज, अगर इफ द नेम ऑफ द लैंग्वेज इज यूज्ड बिफोर द वर्ड लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज वर्ड आया है और लैंग्वेज के वर्ड के आगे उस भाषा का नाम आया है, तब हम दा का यूज करेंगे किसके आगे, उस लैंग्वेज के नेम के आगे। जैसे कि यहां पर आप समझो, डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, अब यहां लैंग्वेज आया है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे दा लगाना पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे सही क्या बनेगा, इसका करेक्ट क्या बनेगा, डू यू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि जो लैंग्वेज वर्ड अगर कभी आ जाए, उस भाषा, कोई भी भाषा आई, उसके नाम के बाद अगर लैंग्वेज वर्ड जुड़ा हो, तो उस भाषा के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे कि डू यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे नहीं आया है लैंग्वेज, यहाँ पे जो वो लैंग्वेज वर्ड है यहाँ पे नहीं आया, तो हम यहाँ पर आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि भाषा के नाम के आगे हम दा आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज जुड़ गया, तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेट का सेंस देता है, निश्चितता को शो करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, दा आर्टिकल लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, आई नो जर्मन लैंग्वेज, मैं जर्मन लैंग्वेज जानता हूं, तो ये गलत होगा, क्योंकि लैंग्वेज वर्ड आया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई नो द जर्मन लैंग्वेज, ठीक है ना। अब लैंग्वेज वर्ड आ गया, तो जर्मन एक भाषा का सेंस दे रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज का सेंस दे रहा है, तो हम आर्टिकल दा लगाएंगे ना। अब अगर आई नो जर्मन बोलता तो हम नहीं लगाते, क्योंकि जर्मन एक लैंग्वेज है, मैं जानता हूँ जर्मन, लेकिन सेंस आ रहा है लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज तो नहीं लिखा ना। लैंग्वेज अगर लिख दिया गया, तो आपको लगाना पड़ेगा उस भाषा के नाम के आगे क्या, दा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आगे देखते हैं, नोट नंबर 2 देखो, ये भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कि अभी ये प्रीवियस वाला इंपॉर्टेंट था। नोट नंबर 2 देखो, इफ द वर्ड ट्रांसलेट, ट्रांसलेट अगर वर्ड आ जाता है सेंटेंस में और
उस भाषा का नाम भी आया, जो लैंग्वेज आई है, लैंग्वेज के साथ अगर ट्रांसलेट वर्ड भी जुड़ा हो, भाषा के नाम के साथ अगर ट्रांसलेट वर्ड भी जुड़ा हो, तब हम क्या करेंगे, उस नेम ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, तो अब क्या करेंगे, ट्रांसलेट वर्ड आया तो ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जैसे कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम द संस्कृत, है ना। अब संस्कृत आई है, यहाँ पे भाषा का नेम आया और यहाँ पे सेंटेंस में ट्रांसलेट भी आया, ट्रांसलेट फ्रॉम द संस्कृत, है ना। संस्कृत से ट्रांसलेट किया गया है ये, संस्कृत भाषा से। तो अब यहाँ पे हमें उस भाषा के नाम के आगे क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट यूज है बिफोर आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट ब्रांचेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज के आगे भी हम क्या लगाते हैं, उनके नेम के आगे भी क्या लगाते हैं, हम द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे कि द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, है ना, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द कांग्रेस, है ना, द बीजेपी, इनके आगे भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं, यूज नंबर 8 में देखते हैं, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे कि द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, है ना। आप यहाँ पर समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, ही कैन नॉट प्ले द गिटार, मतलब अब गिटार के पहले क्या लगाना पड़ेगा, हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वह क्या नहीं बजा सकता, वह गिटार नहीं बजा सकता। यानी कि यहाँ पर अब डायरेक्ट गिटार की बात हो रही है, तो एक वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, तो उसके पहले आप द लगाएंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि ही कैन नॉट प्ले आ गिटार, गलत हो जाएगा। ही कैन नॉट प्ले आ गिटार, नीचे एक सेंटेंस और लिखा है जो दिख नहीं पा रहा है आपको, ही कैन नॉट प्ले आ गिटार अगर हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटली रॉन्ग हो जाएगा। हमें इनके आगे क्या लगाना है, आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो भी आपको समझना है क्या है इसमें वो एक्सेप्शन। आप देखो यहाँ पे एक नोट डाला है मैंने, बट इफ द नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड एज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आया है उसका इस्तेमाल सेंटेंस में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह किया जा रहा है, तब हम उसके आगे क्या लगाएंगे, आर्टिकल एल लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ही हैव बॉट अ पियानो, उसने एक पियानो खरीदा। कितना पियानो खरीदा, एक पियानो खरीदा। तब अगर हम द पियानो कर देंगे, पियानो के पहले द लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए आ पियानो ही सही रहेगा, ठीक है ना। तो ही हैव बॉट अ पियानो, उसने एक पियानो खरीदा। यानी कि ये जो पियानो वर्ड है अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं एग्जाम में। आगे देखो, नेक्स्ट यूज क्या है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस। इन्वेंशंस के नाम के आगे भी हम क्या लगाते हैं, जो भी हमारे आविष्कार हैं उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे कि द टेलीविजन, द वायरलेस, द टेलीफोन, माइक्रोस्कोप, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैंने सेंटेंस के रूप में दिया है, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। कई बार आपने बुक्स में ये देखे होंगे, क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, तो हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया, राइट। अब इसमें भी एक समझने वाली बात यह है कि नोट से आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। बट व्हेन इन्वेंटेड थिंग्स आर यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, लेकिन अगर इन्वेंटेड थिंग्स का यूज हम एक काउंटेबल नाउन की तरह कर रहे हैं सेंटेंस में, तब उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे कि ही हैज बॉट अ टीवी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने एक टीवी खरीदा है, मतलब अब यहाँ पे एक का सेंस आ रहा, मतलब काउंटेबल नाउन बना दिया गया इस टीवी को, है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, वो साउंड के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ही हैज बॉट अ रेडियो, मैंने एक रेडियो खरीदा है, एक रेडियो खरीदा है, एक का सेंस आ रहा है ना। तो अगर किसी भी इन्वेंशन का अगर नेम आया, किसी भी इन्वेंशन का अगर नेम आया और अगर वो काउंटेबल नाउन की तरह सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो हम उसके आगे भी क्या लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे। जी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हम दा लगाते थे, नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हम दा लगाते थे, लेकिन अगर वो काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल होता था तब हम ए एन लगाते थे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर
इन्वेंटेड थिंग्स अगर आई हैं, ठीक है, अगर वो एक काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रही हैं, जो इन्वेंशंस, नेम ऑफ इन्वेंशंस अगर वो एक काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं सेंटेंस में, तब उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए और एन लगाते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ समझनी है, यहाँ पर कुछ फ्रेज हैं, कुछ फ्रेजेस रखे हैं मैंने, जो आपको ध्यान देने हैं कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। मैंने एक साइड राइट बनाया, एक साइड रॉन्ग बनाया है ना। ये थोड़ा सा अलग ही चलते हैं नियमों से, तो आपको ये याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, कभी कभी ये आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि लिसन टू द रेडियो तो सही होता है, रेडियो एक नेम ऑफ इन्वेंशन है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये इन्वेंशन होने के कारण इसके आगे हम दा लगा रहे, तो यहाँ तो सही है लिसन टू द रेडियो, और लिसन टू रेडियो क्या होता है, रॉन्ग होता है। ऑन द रेडियो करेक्ट है, ऑन रेडियो क्या है, रॉन्ग है। वॉच टीवी, अब यहाँ पर देखो टीवी भी इन्वेंशन है, बट इसके आगे हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, वॉच टीवी ही सही होगा। वॉच द टीवी क्या होगा, रॉन्ग होगा, राइट। वॉच द टीवी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑन टीवी क्या है, करेक्ट है। ऑन द टीवी क्या है, रॉन्ग है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ना आप, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए टीवी क्या है, एक इन्वेंशन है, बट इसके आगे भी हम क्या नहीं लगा रहे, दाई लगा रहे। अगर वॉच लिखा है तो वॉच टीवी होता है, राइट। नेक्स्ट यूज देखो आप, यूज नंबर नेक्स्ट है 10, जो अपना यूज है, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो हमारे बॉडी पार्ट्स के नेम हैं वो भी अगर आ जाएं तो उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे कि सी हिट मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर पर मारा। ही लुक्ड हर इन द आई, ठीक है, वह उसकी आई में देखता है, आंखों में देखता है। तो अब यहाँ पे जो आई है या जो हेड है वो क्या है, बॉडी पार्ट का नेम है ना, बॉडी पार्ट का नेम है, पार्ट्स ऑफ, नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी है, नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, उसके पहले दा लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखें अपन, लेकिन इसमें एक नोट है, समझ लो आपके नोट क्या है। इफ द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी इज यूज्ड अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर जो वो पार्ट्स ऑफ बॉडी का नेम है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है, तब उसके आगे हम क्या नहीं लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे, उसके आगे हमें ए और एन लगाना पड़ेगा। जैसे आपने कई बार बचपन में काऊ का ऐसे लिखा होगा, है ना, तो आपने बोला होगा अ काऊ हैज़ अ माउथ, है ना, एंड अ काऊ हैज़ अ माउथ, अ नोज एंड अ हेड, इस तरीके से। वैसे ही मैंने एक एग्जांपल लिखा, अ डॉग हैज़ अ माउथ, मतलब डॉग का एक क्या होता है, एक मुंह होता है, एक का सेंस आ रहा ना, एक मुंह होता है, एक नाक होती है, एक क्या होता है, सिर होता है। इस तरीके से आप समझो कि हम बॉडी पार्ट के नेम के आगे भी, देखिए हेड क्या है, बॉडी पार्ट है, नोज क्या है, बॉडी पार्ट है ना, बॉडी पार्ट है, और ये हेड भी क्या है, बॉडी पार्ट है। तब अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का सेंस आ रहा है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे, राइट। आगे देखते हैं। अब यहां पर भी एक नोट सेकेंड मैंने डाला है, ये भी आपको ध्यान से समझना है कि दा इज नॉट यूज्ड इन दीज फ्रेजेस। इन फ्रेजेस के आगे हम दा का यूज नहीं करते। देखिए यहाँ फुट है, ऑन फुट करेक्ट होता है, ऑन द फुट क्या होता है, रॉन्ग होता है। फुट के आगे हम दा नहीं लगाएंगे अगर ऑन लगा है ना। एट हैंड सही होता है, एट द हैंड क्या होता है, रॉन्ग होता है। इन हैंड करेक्ट होता है, इन द हैंड क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको आप ध्यान दे लेना, क्योंकि ये इन सब चीज़ों से ही क्वेश्चन बनते हैं। जो चीज़ें लोगों को पता होती है, जो रूल्स में पढ़ने को मिलती हैं किताबों में, उनसे थोड़ा कम क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वो तो लोगों को पता है। अब एग्जामिनर वही चीज़ देगा जिसमें बच्चे क्या हो, ज़्यादा कन्फ्यूज़ हों, तो ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे देखते हैं। आगे देखो आप, नेक्स्ट यूज, इफ़ अ टाइटल और अ पोस्ट इज यूज टू denote a person, the is used before the title or a post। अगर कोई टाइटल या कोई पोस्ट किसी पर्सन के लिए यूज हो रही हो, किसी व्यक्ति के बारे में बता रही हो, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, उस टाइटल या पोस्ट के आगे आप दा लगाओगे। जैसे कि आप टीचर के पहले दा लगाते हैं, क्लास टीचर के पहले दा लगाते हैं, प्रिंसिपल के पहले दा लगाते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल से क्या, किसी प्रिंसिपल से मतलब किसी आप पर्सन की बात कर रहे हो, है ना। जैसे कि द पीएम वांट्स टू मीट यू, पीएम आपसे क्या करना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक पोस्ट है, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये समझना। ये जो पोस्ट है ये किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रही है, किसी व्यक्ति को डिनोट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसके पहले क्या लगाओगे, दा लगाओगे। जैसे यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट द
टीचर, तो मैं टीचर पे हमेशा क्या करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, है ना, भरोसा करना चाहिए। इस तरीके से आप समझो कि टीचर क्या है, एक पोस्ट है, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होती है वो। नेक्स्ट यूज समझो आप, if common noun is used as a abstract noun, the is used before the common noun but its meaning is changed as। इसको समझो आप, ये क्या बोला है, अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारा, बच्चे इसको हमेशा एग्जाम में गलत करके आते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि क्या बोला जा रहा है। अगर कॉमन नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह किया जा रहा है, कॉमन नाउन के आगे बेसिकली हम क्या लगाते हैं, ए और एन लगाते हैं, राइट। लेकिन अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह किया जा रहा है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रही है, एक भाववाचक संज्ञा के रूप में यूज हो रही है, भाव के रूप में इस्तेमाल हो रही है, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, फिर उसके आगे हम आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे कि द पोएट इन हिम, द पोएट इन हिम से क्या मतलब है कि उसके अंदर का कवि, मतलब यहाँ कवि की बात नहीं हो रही, उसके अंदर के कवि, मतलब अगर उसने बहुत अच्छी कविता बोल दी तो वो, उसको हमने बोल दिया उसके अंदर का कवि जाग गया। मतलब ऐसी कंडीशन में अब पोएट वर्ड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम कर रहा है। अब ये है जरूर कॉमन नाउन, बट ये अब सेंटेंस में क्या बन गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ऐसी कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे उस कॉमन नाउन के आगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। द पोएट इन हिम, व्हेन आई फाउंड अ बेबी, जब मुझे क्या मिला, बच्चा मिला, ठीक है, एक बेबी मिला, तो द मदर अराउज्ड इन मी, तो मेरे अंदर की क्या जग गई, माँ जग गई। यहाँ जो मदर वर्ड है वो है कॉमन नाउन, बट अब ये क्या बन गया है, कहीं ना कहीं ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह क्या हो रहा है, सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, एक भाव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तब ऐसी कंडीशन में हम इसके आगे क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। बेसिकली मदर के आगे दा लगता नहीं है या पोएट के आगे दा लगता नहीं है, ये कॉमन नाउन है, बट अगर सेंटेंस में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, भाववाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, है ना। यहां पर देखो एक एग्जांपल, आप इसके थ्रू ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। इट इज अ एनिमल इन यू दैट मेक्स यू कमिट अ क्राइम। ये रॉन्ग क्यों, क्योंकि यहां पर हमें एनिमल के पहले क्या लगाना था, दा लगाना था, क्योंकि यहां एनिमल की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है उसके अंदर के जानवर की, है ना। तुम्हारे अंदर के जानवर ने ये क्राइम करने के लिए तुम्हें क्या किया है, मजबूर किया है, ठीक है ना। यानी कि जो ये क्राइम है, अगर ये जो तुमने किया है, ये तुम्हारे अंदर के जानवर ने किया है, जो तुम्हारे अंदर जानवर जैसी प्रवृत्ति है ना, भाव है जानवर के जैसा, तो उसने क्या किया है, तुम्हें ये क्राइम करने के लिए मजबूर किया या क्राइम करवाया है तुमसे ये। तो ऐसी कंडीशन में जो ये एनिमल वर्ड है, ये है कॉमन नाउन, बट क्या बन गया यहाँ पर सेंटेंस में, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं इस कॉमन नाउन के आगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये बात, तो इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा जितने भी मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, है ना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमसे। कोशिश हम करेंगे कि आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बना के दें। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट यूज हमारा, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड टू अदर प्रॉपर नाउन ऑफ द सेम क्लास ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज, द इज यूज बिफोर द अदर प्रॉपर नाउन। अगर एक प्रॉपर नाउन का यूज दूसरी प्रॉपर नाउन से किया जा रहा है, सेम क्लास की हैं वो दोनों, किसकी हैं, सेम क्लास से मतलब है जैसे शहर शहर हैं, गांव गांव हैं, है ना, इस तरीके से सेम क्लास ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज, कुछ क्वालिटीज के बेसिस पर, ठीक है ना, और वो क्लास भी क्या उनकी सेम है। दिस इज यूज्ड बिफोर द अदर प्रॉपर नाउन, द इज यूज्ड बिफोर द अदर प्रॉपर नाउन। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे उस दूसरी प्रॉपर नाउन के पहले जिससे क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसके आगे हम द लगाएंगे। जैसे कि मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। अगर हम ऐसा बोलेंगे मुंबई इज लंदन ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि मुंबई का कंपैरिजन किससे हो रहा है, लंदन से हो रहा है। तो लंदन के आगे क्या लगाना पड़ेगा, हमें लंदन के आगे हमें लगाना पड़ेगा
आर्टिकल द, क्योंकि कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, दोनों ही क्या है, दोनों ही सिटी हैं अपने आप में, एक शहर है, ठीक है ना, बड़े शहर हैं। तो हम ऐसी कंडीशन में सेम क्लास की कैटेगरी होने को कुछ क्वालिटीज़ के बेसिस पर, कि मुंबई को क्या कहा जा रहा है, लंदन कहा जा रहा है, कुछ क्वालिटीज़ होंगी मुंबई के अंदर ऐसी लंदन की जैसी, तो उसको क्या जा रहा है, मुंबई को लंदन बोला जाए, तो इस लंदन वर्ड के आगे हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास क्या है, इंडिया के शेक्सपियर कहे जाते हैं। तो अब कालिदास को किससे कंपेयर किया जा रहा है, शेक्सपियर से कंपेयर किया, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसके आगे हम लगाएंगे क्या, आर्टिकल द आर्टिकल लगाएंगे। कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है। अब लास्ट हमारा मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी बता दी हैं लगभग। मैं जितनी भी एग्ज़ाम में आती हैं चीज़ें, आर्टिकल चैप्टर्स हैं, जैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिन भी रूल्स को हमें ज़रूरी होता है जानना, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, राइट। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्टिकल हमें केस ऑफ नो आर्टिकल से मतलब हम आर्टिकल लगाने ही कब नहीं चाहिए, कोई भी आर्टिकल, तीनों में से कोई भी आर्टिकल हमें कब नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि अगर कभी मैन वुमेन नेचर लाइफ दैट साइंस पार्लियामेंट सोसाइटी मैनकाइंड, इफ दीज वर्ड आर यूज्ड इन देयर जर्नल सेंस वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर देम। अगर मैन वुमेन दैट लाइफ पार्लियामेंट सोसाइटी मैनकाइंड, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारी जो नाउन हैं, ये अपने जर्नल सेंस में यूज हो रही हो, तब हम इनके आगे आर्टिकल द या आर्टिकल एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। जैसे कि मैन इज मोर्टल, यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दीज आर द बून्स ऑफ साइंस, अब यहाँ पर हम साइंस के पहले भी क्या ही लगाएंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन समझो आप, यहाँ पे मैंने एक एरर दिया है, उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सूनर और लेटर यू विल कम टू नो द ट्रूथ दैट द मैन इज मोर्टल एंड द लव इज इटर्नल, है ना, एंड द लव इज इटर्नल, मैन इज मोर्टल एंड द लव इज इटर्नल। तो ऐसी कंडीशन में, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसी कंडीशन में आपको ये समझना है कि हम मैन के आगे क्या नहीं लगाएंगे, आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो मैन है यहाँ पर क्या दे रहा है, एक जर्नल सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, एक जर्नल सेंस दे रहा है, राइट, एक जर्नल सेंस दे रहा है। राइट, तो हम क्या नहीं करेंगे, आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसी कंडीशन में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कूल, कॉलेज, मार्केट, यूनिवर्सिटी, जेल, कोर्ट, चर्च, टेम्पल, बेड, हॉस्पिटल एटसेट्रा। ये बहुत सारी चीज़ जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिन जगहों पर हम जाते हैं ना। तो ये सारे जो शब्द हैं, खासकर ये सारे जो शब्द हैं, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, इन सभी वर्ड्स के आगे हम कब हमें लगाना चाहिए आर्टिकल, कब नहीं लगाना चाहिए समझना है। तो अगर ये अपना रियल पर्पस बता रहे हो तब हम कोई भी आर्टिकल इनके आगे नहीं लगाते हैं। वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर देम, राइट। जैसे कि अगर ये अपना रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं सेंटेंस में, इनका रियल पर्पस बताया जा रहा है जिसके लिए रियल में इस्तेमाल होते हैं। हॉस्पिटल क्यों जाता है आदमी, हॉस्पिटल क्यों जाता है इंसान, इसलिए जाता है क्योंकि उसको अपना इलाज कराना होता है। तो ये इलाज कराना क्या है, रियल पर्पस है ना, हॉस्पिटल के लिए। जब हॉस्पिटल की आप बात करो सेंटेंस में, है ना। जैसे कि मैंने बोला स्कूल क्यों जाता है इंसान, स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, कॉलेज क्यों जाता है, पढ़ने के लिए। लेकिन आप अब हॉस्पिटल घूमने के लिए जाने लगो, या जेल आप क्या जाने लगो, घूमने के लिए जाने लगो। जेल बनी किसके लिए, कैदियों को रखने के लिए, कैदियों को रखने के लिए, है ना। अब आप घूमने जा रहे हो जेल में, तो ये रियल पर्पस थोड़ी ना हुआ, ये तो अनरियल पर्पस हुआ। तो जब रियल पर्पस की बात हो तब हम आर्टिकल द का या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, राइट। तो जैसे कि आई वेंट टू टेम्पल टू वर्शिप, अब मैं गया, काय के लिए गया, मंदिर, वर्शिप के लिए गया। सभी लोग वर्शिप के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, तो ये रियल पर्पज है। तो यहाँ पे हम टेम्पल के आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, राइट। तो ये हमारा क्या है, रियल पर्पज है, इसलिए हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा बोला जाए आई वेंट टू द टेम्पल टू मीट माई
मीट माई ओल्ड लव, मैं अपने पुराने प्यार से मंदिर में मिलने गया, टेम्पल में मिलने गया, तो ये क्या आपका रियल पर्पज़ है? ये रियल पर्पज़ थोड़ी ना है। आदमी क्यों जाता है मंदिर, इंसान क्यों जाता है? पूजा करने के लिए जाता है, भक्ति भावना के लिए जाता है। आप इस काम के लिए अगर जा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, अनरियल पर्पज़ हुआ। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, टेम्पल के आगे आर्टिकल दा लगाना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये सब वर्ड आपको देखने को मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं यूज होते ही रहते हैं हम, है ना। जब बात करते हैं लोगों से इंग्लिश में तब भी यूज करते हैं ये सारे वर्ड, तो हमें ये समझना है कि कब लगाना है दा, कब नहीं लगाना है दा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाई। तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल चैप्टर है वो होता है फिनिश। मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं, इसमें जितनी भी हो सकती थी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी बताई हैं। आई थिंक आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो में, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनको भी हेल्प मिल पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।